हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। जैसा कि हम देखे थे, रोटेशनल मोशन का 5th पार्ट तक अपलोड कर दिया गया था प्रीवियस लेक्चर में, और होपफुली ये जो सीरीज है इसको हम जनवरी टू फेब तक कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें हम पूरा फोकस मैकेनिक्स पे रखे हैं। हालांकि चैप्टर तो रोटेशन है, लेकिन रोटेशन के अलावा भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको, मतलब रोटेशन के कंसेप्ट के अलावा भी बहुत सारा कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे, तो वो जो क्वेश्चन 1999 में वो जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें हम उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो सेंटर ऑफ मास वाला भी थोड़ा सा कंसेप्ट हम यूज किए थे। हालांकि वो प्रॉब्लम जो प्योर रोलिंग मोशन का था, उसमें हम फ्रिक्शन भी देख लिए थे। तो कहने को तो वो प्रॉब्लम जो है रोटेशन का था, लेकिन उसमें हम फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट थोड़ा सा यूज कर लिए, थोड़ा सा हम सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट यूज कर लिए, और भी बहुत सारा कंसेप्ट जो है एक क्वेश्चन में मतलब सैंडविच किया रहता है और उसको मिला के एक क्वेश्चन क्रिएट किया होता है। पहले अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बना लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है। इसीलिए हम ये सीरीज चलाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2-3 कंसेप्ट मिक्स कर दिया जाएगा। थोड़ा सा आपको इसमें ओमेगा है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है सर्कुलर मोशन का भी कंसेप्ट यूज हो जाए। बाकी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि रोटेशन है, तो क्या हो सकता है, पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एमओआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास भी कभी कभी यूज होता है। तो अभी जो है जनवरी टू फरवरी हम फोकस करेंगे फुल्ली ऑन मैकेनिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स का अगर आप देखें तो ये तो एक रोटेशन है, ये तो चलेगा ही, SHM ये चैप्टर, फिर ग्रेविटेशन, कॉलिजन, फ्रिक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर को हम कवर करते हुए लास्ट में हम आएंगे फिर आपका एक और है सेंटर ऑफ मास। ये सारे को हम इसी जनवरी टू फरवरी में इसको हम खत्म कर देंगे। होपफुली आपका सबसे, मतलब अगर देखें तो 11th और 12th पार्ट का सबसे, अगर आप कह सकते हैं टिपिकल टाइप प्रॉब्लम अगर क्रिएट किया जाता है, तो वो टिपिकल टाइप प्रॉब्लम इसी से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद एक बचेगा आपका साउंड वेव, तो उसको भी हम क्रिएट कर लेंगे। और हमने रे और वेव ऑप्टिक्स को पहले कवर अप कर चुका है, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब हम देख चुके हैं। तो इसको हम कवर करेंगे जनवरी टू फरवरी में, ताकि आपका मतलब जेई से पहले फिर हम आगे एज अ रेफरेंस बुक एच.सी. वर्मा का आपका आता है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसको हम रेफर किए हैं, और फिर आ जाएगा डीसी पांडे, और उसके बाद जो भी बुक या सीट आप लगाते हैं सारे को कवर करते हुए, मतलब एक भी कंसेप्ट ऐसा ना हो जिसपे हम काम नहीं किए हो। और आपका जेई एडवांस 2022 से 2023 के लिए ये जो सीरीज है, इसको हम टाइम पे, यानी कि 2022 जेई एडवांस, जो कि आपका मई या जून में हो जाएगा, जून, तो उसके पहले हम 2-3 बार इसको हम कंप्लीट कर लें, ये प्रीवियस ईयर वाला सीरीज। यानी PYQ से आपको कम से कम ये अंदाजा लग जाएगा कि किस कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस हमको करना चाहिए। कंसेप्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रांग होना है। बाकी बुक आप जो भी प्रेफर कर रहे हैं वो सही है, उसका क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे, यानी कि उसका हम मार्च में देखेंगे, तो उसमें हम डीसी पांडे भी कवर कर लेंगे। तो डीसी पांडे, एच.सी. वर्मा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतना अगर आप लगा के चले जाते हैं तो याद रखिए, बिलीव मी, चाहे आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, या नीट का कर रहे हो, या जेईई एडवांस का कर रहे हो, आपका फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले हम 12th पार्ट का सीरीज चला चुके हैं, तो 12th के लिए तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। चाहे आपको मैग्नेटिज्म हो, चाहे EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो, AC हो, इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्वेश्चन हम फोकस कर चुके हैं। और ये क्वेश्चन इस सीरीज से पहले हम एच.सी. वर्मा, यानी कि एक बहुत बेसिक बुक है, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार बुक है, वो आप जरूर बना ले, और उसका सारे का सॉल्यूशन हम इसी चैनल पे आपको अपलोड कर दिए हैं। और रही बात, अभी बोर्ड का एग्जाम चलने वाला है फेब में,
तो अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले इसमें कवर अप कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में हम किए थे। तो उसमें हम आपका सारा बेसिक जैसे गॉस लॉ का प्रूफ, और वो आपका आ जाएगा बायट-सैवर्ट लॉ, पूरा मैग्नेटिज्म का प्रूफ, सारे का प्रूफ आपको इसी चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, चाहे वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो, शंट हो, ये सारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस पे भी आपका फिर साइक्लोट्रॉन हो, ये सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका डेरिवेशन। तो सारा का डेरिवेशन हम पहले करवा चुके हैं जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ा रहे थे। ट्रांसफॉर्मर आपसे पूछ सकता है, साइक्लोट्रॉन, एडी करंट, ये सब जितना बेसिक चीज है इसको हम पहले कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड होपफुली नेक्स्ट मंथ में, बिहार बोर्ड तो नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाला है, और भी बहुत सारा बोर्ड जो कि सीबीएसई है वो आपका मार्च तक चला जाएगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो वो भी आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। और अगर मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैथ वाला भी बहुत सारा लेक्चर हम डाल चुके हैं। तो मैथ में हम बुक प्रेफर कर रहे थे, अगर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें जेईई एडवांस हम नहीं ले गए थे। तो आर.डी. शर्मा का ऑब्जेक्टिव जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ इंपॉर्टेंट है, उसमें हम जेईई मेंस ही सिर्फ बोल रहे हैं, एडवांस उसमें हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एडवांस के लिए आपको और भी बहुत सारे बुक बनाने पड़ेंगे। तो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो उसमें हम बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जेईई मेंस का ही मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें हम अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप देख लीजिए। और आर.डी. शर्मा अगर आप फुल्ली बना के चले जाते तो अगर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये आपके लिए एक सफिशियंट पैकेज है, जो कि हम पहले आपको अपलोड कर दिए हैं। तो उसमें आप देख लीजिएगा, चाहे कैलकुलस हो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, डिफरेंशियबिलिटी हो, चाहे डिफरेंशियल कैलकुलस हो, इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशन अगर एनसीईआरटी का देख रहे हैं तो एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, इंटीग्रेशन का एक एक चैप्टर जो है बेसिक, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एनसीईआरटी का सारा आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। 7.1, 7.2 सारा चैप्टर जो है इंटीग्रेशन का, 7.1, 7.2, 7.3, इस टाइप से पूरा सारा का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो मैथ अगर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और अगर एनसीईआरटी वाला देख रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, सारे कैलकुलस मिल जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, 11th का प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगा। तो सारे चैप्टर इसमें अपलोड कर दिए गए हैं। सो इट इज ए फुल पैकेज ऑफ ओनली जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं जेईई एडवांस, जो कि फिजिक्स है। तो फिजिक्स अपना सब्जेक्ट है, तो इसमें हम ज्यादा काम कर रहे हैं। इसमें हम बोल रहे हैं जेईई एडवांस, लेकिन उसमें हम बोल रहे थे जेईई मेंस। तो आर.डी. शर्मा आपके लिए सफिशियंट है अगर मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो बाकी अब हम देखते हैं, बोर्ड भी चल रहा है क्योंकि सारा एग्जाम अब एक एक करके आने वाला है, तो हम कवर इसको फैब तक कर लेंगे। तो आइए एक बेसिक से क्वेश्चन से इस लेक्चर का शुरुआत करते हैं। होपफुली इसमें 2-3 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन जो था अब हो चुका है, अब थोड़े से उससे लेवल हम नीचे आएंगे। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे, और वो भी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन नहीं करवाना है, सारा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉब्लम क्या क्या रहा है? सो थ्री पार्टिकल ए, बी एंड सी, जो कि आपको दिख रहा है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सो थ्री पार्टिकल ए, बी एंड सी, each of mass that is small m are connected to each other with 3 massless rod to form a rigid equilateral triangle body of side that is length l। तो इसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है, its length is l। The body is placed on horizontal frictionless table x y plane। तो ये जो भी है ये आपका कौन सा है? x और y प्लेन में है। सो दिस इज बेस्ड ऑन x y प्लेन। तो यहां से दिख रहा है दिस बॉडी इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस टेबल एक्स बाय प्लेन एंड इज हिंज्ड टू ए पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे हम क्या किए हैं?
इसको हिंज कर दिए, इस फिक्स पॉइंट पे इसको हम क्या कर दिए, हिंज कर दिए। सो एक फिक्स पॉइंट पे जाके हम अगर हिंज किए ए पॉइंट पे, तो ये कह रहा है सो दैट इट कैन मूव विदाउट फ्रिक्शन अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस ए। सो यहां पे हम इसको क्या कर लिए, हिंज कर दिए हैं। तो और क्या कह रहा है कि फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, यानी कि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। तो ये चीज तो आपको क्लियर कर दिया है कि ये जो फ्रिक्शन का आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा गया है, तो ये फ्रिक्शनलेस है। और क्या किए, एक्स बाय प्लेन पे है एंड इज हिंज टू ए पॉइंट ए पॉइंट को हम क्या किए, ये जो सरफेस है एक्स बाय प्लेन है ये सबसे इंपॉर्टेंट तो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस frictionless table x by plane is hinged to a point A so that it can move without friction about a vertical axis A. About a vertical axis A, body is set into rotational motion on a table A without a constant angular velocity that is omega. ओमेगा क्या है इसका, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कांस्टेंट एंगुलर मतलब इस पॉइंट पे हिंज कर दिए और ये इस टाइप से रोटेट करेगा, इस फिक्स पॉइंट पे हम आके हिंज किए और ये इस टाइप से रोटेट करेगा। पहला इंफॉर्मेशन कि ये फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन का आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। और ये एक मासलेस रिजिड रॉड है। तो ये जो बन रहा है और जिसका लेंथ आपको एल दे दिया हुआ है कि ये जो है आपका मासलेस है, यानी कि मास इसका हमको कंसीडर नहीं करना है, इट इज मासलेस रिजिड रॉड, massless rigid rod of length that is L is hinged to a point, a पॉइंट पे हिंज किए और ये इस टाइप से रोटेट करेगा। इस पॉइंट पे हम हिंज का मतलब है कि फिक्स कर लिए, इस पॉइंट को फिक्स कर लिए और ये इस टाइप से क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप ऐसा देखिए, इस टाइप से एक पॉइंट पे फिक्स कर लिया और ये इस टाइप से रोटेट करेगा, यानी कि पॉइंट ए जो है एज ए सेंटर की तरह वर्क करेगा। और इस पॉइंट पे फिक्स किए, हिंज का मतलब है कि फिक्स्ड, और ये क्या करेगा, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करेगा। और मास किसका है, ए बी सी, यानी कि ये जो मास है इसका मास आपको दे दिया हुआ है और यहां पे फोर्स हम इंसर्ट कर रहे हैं, फोर्स इंसर्टेड ड्यू टू दिस बीसी, बीसी पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो जिसके वजह से ये क्या करेगा, इस फोर्स की वजह से ये रोटेट करेगा और यहां से हिंज कर लिए, यानी यहां से हम फिक्स कर लिए, हिंज का मतलब फिक्स कर लिए हैं, यानी कि ये रोटेट करेगा। फ्रिक्शन का आपको टेंशन नहीं लेना है, मासलेस रॉड है, यानी कि ये जिस चीज से ये एक दूसरे से ज्वाइन है वो क्या है, मासलेस रिजिड रॉड। और आपसे कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि आप बताइए फाइंड द, इट सेज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स exerted by the hinge on the table। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि find the magnitude of horizontal force exerted by hinge on the table। तो टेबल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब बी पार्ट आपसे कह रहा है कि एट टाइम टी, यानी कि आफ्टर टाइम टी। पहले तो आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स बताइए, उसका मतलब मैग्नीट्यूड जो कि हिंज पे लग रहा है। तो सिंपल सा बात है, हिंज पे जितना फोर्स लगेगा उतने फोर्स हिंज भी लगाएगा, ताकि टोटल फोर्स क्या कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हिंज कितना फोर्स लगा रहा है, एक्सर्टेड बाय हिंज ऑन बॉडी, यानी ये बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी। बी पॉइंट पे है at the time t when the BC is parallel to x-axis, BC is parallel to x-axis, a force F is applied on B, force F is applied on B
along BC obtain x component and y component of the force exerted by hinge on body just after the time t। तो टाइम t के बाद उस हिंज जो है बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा वो आपसे पूछ रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, इनिशियली नहीं, यानी कि आफ्टर टाइम t व्हेन BC इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी ये जो फोर्स है आफ्टर टाइम t के, यानी कि इनिशियली नहीं लगाया जा रहा है, यानी t इक्वल टू 0 पे ये फोर्स इंसर्ट हम इसमें नहीं कर रहे हैं। आफ्टर टाइम t BC is parallel to x axis and a force F is applied on B along BC or x component and y component of the force exerted by hinge on the body just after the time t। So this is beautiful question। चुके थे कि इसमें हम ले आए थे फोर्स का वैल्यू जो आपका आया था रिजल्टेंट फोर्स, जो कि इसके बीचों बीच, क्योंकि फोर्स का वैल्यू जब सेम होता है तो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है इसके बीच से पार करता है, एफ नेट। तो एफ नेट इसके बीचों बीच पार किया और आपसे पूछ रहा है वही हिंज कितना फोर्स लगाएगा। तो हिंज पे ये दोनों ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगाएगा हिंज भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा। सो √3F फोर्स इस पे क्या करेगा, वर्कआउट करेगा। तो यहां से आपका फोर्स आ गया। अब जरा हम निकालते हैं इसके सेकेंड पार्ट कि आप बताइए कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यूज करेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। आपसे पूछा है कि एफ नेट, इस पे बताइए कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, एफ नेट का वैल्यू आपका आ गया एफ नेट दैट इज √3F। एफ क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज एम मास है उसका, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है और एल उसका लेंथ है। तो ये आपका आ गया एफ नेट का वैल्यू। अब अगर हम बात करें, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट था। अब कह रहा है कि एक्स कंपोनेंट, यानी कि ये एक्स एक्सिस की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, और दूसरा एफ वाई की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है। तो इसका अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें तो क्लियरली आपको विजिबल है कि एफ फोर्स तो इस पे लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि तीनों का सेंटर ऑफ मास यानी COM, सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो आप ऐसा समझिए कि तीन ऑब्जेक्ट है और तीनों का हम सेंटर ऑफ मास। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो कि जेई एडवांस 2002 में पूछा गया है और वो भी 5 मार्क्स का। अब आइए, फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली था, फेयरली इजी था और बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि इसमें सिंपली आपको दो फोर्स था और दो फोर्स के बीच में और दोनों इक्वल फोर्स था। तो क्लियरली पता है कि दोनों के बीच से रिजल्टेंट पास करेगा। रिजल्टेंट फोर्स विच इज पासिंग थ्रू मिड ऑफ दिस फोर्सेस which is 30 degree from this and 30 degree from this, because इक्वल फोर्सेस, अगर इक्वल फोर्स रहता है तो बीचों बीच से रिजल्टेंट पास करता है। तो ये दोनों 60 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा यहां पे आएगा और रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली a² + b² 2ab cos थीटा, थीटा आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से बेसिकली यहां तक हम पहुंच गए। लेकिन अब इसका आता है सेकेंड पार्ट। तो ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट कि हिंज पे कितना फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट पे हिंज कितना फोर्स लगाएगा। इक्वल फोर्स लगाएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो अब हमसे पूछा है कि आप बताइए इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो इसका वाई कंपोनेंट, अब ध्यान से देखिए, फोर्स अगर एक्स एक्सिस के तरफ लग रहा है, अब ध्यान से देखिए, फोर्स इस पे इधर पैरेलल टू BC, force acting on parallel to BC, तो फोर्स जो है इस BC के पैरेलल लग रहा है। दिस इज A which is fixed and this is B and this is C, all contain the same mass that is a small m. This is a small m, this is a small m. So net, अगर इसमें हम बात करें COM, सेंटर ऑफ मास,
तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लगेगा? तो सिंपल सा बात है कि इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी तीनों से सेम डिस्टेंस पे लगेगा सेंटर ऑफ मास। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो ये m, तो इसका मिड पॉइंट ये m, और जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके बीच वाले पॉइंट पे, यानी कि अगर आप इसमें निकाल लेते हैं g, यानी कि कैपिटल H, और इसमें तीनों सेम हो जाता है, चाहे आप निकाल ले g, यानी कि दोनों का परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर यानी मीडियन का, तीनों का मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कौन सी जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करें, यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे भी होगा, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि इसका क्या होगा, ये आपका, यानी तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिले, या तीनों इन सर्कल, एक्स सर्कल जो भी कहें, यानी कि एंगल बाइसेक्टर जो भी इस पॉइंट पे मिलता है, तो इसके केस में जी का वैल्यू क्या होता है? √3/12। अब √3/12 आया कैसे? नोट ए बिग डील, ये L है, ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो जो मीडियन होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। और तीनों जिस पॉइंट पे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है उसको इन सेंटर कहते हैं I, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलता है, और जहां एक आपका हो जाता है मीडियन जहां मिलता है, तीनों एक ही पॉइंट पे क्या होता है? कॉन्साइड कर देता है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो ये आपका मैथ का टॉपिक है, लेकिन हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट किधर होगा। तो इन दोनों का बीच में इधर आएगा। तो यहां तक तो क्लियर है कि फोर्स जो है, फोर्स विच इज एपियर्स ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर फोर्स एक्स कंपोनेंट की तरफ लग रहा है तो चेंज भी एक्स में ही होगा, वाई में चेंज नहीं होगा। वाई में हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, कि वाई कंपोनेंट में हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो जैसा कि हम बताए थे, जब रोटेशन का कंसेप्ट हम डील कर रहे थे, तो उसमें बताएं कि एफ नेट अगर 0 हो, यानी फोर्स अगर उस पर एक्ट नहीं हो, और टॉर्क उस पर क्या हो? 0, तो हम क्या करते हैं कि अगर फोर्स भी नहीं लग रहा है, टॉर्क भी नहीं लग रहा, तो अगर वाई कंपोनेंट में हम देखें तो उसमें एफ नेट 0 है, यानी कि उस पर फोर्स क्या लग रहा है? 0 है। एफ नेट की बात करें वाई कंपोनेंट में, क्योंकि फोर्स सिर्फ एक्स कंपोनेंट में लग रहा है, और अगर फोर्स सिर्फ एक्स कंपोनेंट में लग रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास, COM, सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, वो भी सिर्फ एक्स कंपोनेंट में, क्योंकि चेंज जो है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा, सिंपल सा बात है, चेंज उसी में होगा। जैसे कि प्रोजेक्टाइल में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वाई में एक्सेलरेशन हो रहा होता है, तो वाई में चेंज करता है, तो एक्स कंपोनेंट उसका कांस्टेंट होता है। जैसा कि हम बार बार बताते थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे थीटा एंगल से इसका इंक्लाइनेशन करते हैं, तो इसका हमेशा से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में चेंज करता है। एग्जैक्टली वही काम यहां भी करेंगे, क्योंकि फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर चेंज भी किया तो वो सिर्फ एक्स में करेगा, वाई में नहीं करेगा, क्योंकि वाई में एफ नेट 0 हो जाएगा। वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास क्यों चेंज करेगा? तो एक्स एक्सिस की तरफ, तो यहां से अगर हम बात करें तो कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा? मास m है बाइसिमेट्री, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका क्या हो जाएगा? ये आप समझ सकते हैं, इसके मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन 3 पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करे? कॉन्साइड करे, तीनों मिलके कॉन्साइड करे, या तीनों मीट कर रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पे हम समझ लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, जो कि यहां से तो √3। अब √3/2 कैसे आएगा? बिल्कुल क्लियर है, साइन थीटा यहां से ले लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर आप साइन थीटा ले लें तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा बात है, आपको याद नहीं रखना है, थोड़ा सा समझ जाना है। साइन 60 दैट इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर को P रख लेते हैं, वही हमको निकालना है।
परपेंडिकुलर, ये टोटल लेंथ आपका यहां से आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज एल, और साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2l आपका परपेंडिकुलर, यानी कि ये परपेंडिकुलर आ गया। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, तो परपेंडिकुलर आपका आ गया, यानी ये लेंथ हम निकाल लिए। कैसे? सिर्फ साइन 60 का फॉर्मूला लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका ये है, हाइपोटेनस आपका ये एल हो जाएगा। सो पी का वैल्यू यहां से आ जाएगा √3/2l, यानी इसका लेंथ आ गया। अभी हमारा काम नहीं हुआ, क्योंकि हमको निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास लाई यहां पे करेगा, और ये हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ये बहुत कमाल का है कि 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है, यानी इसका मीडियन समझ सकते हैं आप। मीडियन जिस भी पॉइंट पे, वैसे भी इसमें बहुत कॉमन सा बात है कि सी से सेंटर यानी सेंट्रॉइड, ये आपका हो जाता है जी, और ये आपका हो जाता है एच। ये 2:1 रेशियो में सी से सेंट्रॉइड, एच से आपका क्या हो जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक इन सेंटर का, तो 2:1 रेशियो में ये डिवाइड करेगा। तो इसका हम पहले ये निकाल लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास लाई कहां करता है, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे करेगा, और वो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये ऊपर वाला पार्ट, इसको अगर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए तो 2 पार्ट ऊपर होगा और मात्र 1 पार्ट नीचे होगा। इसको अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो ये लेंथ हमारा आ जाएगा, और ये हिंज है। हिंज का मतलब है कि ये फिक्स है, यानी कि इस टाइप से रोटेट कर रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के तरफ, यानी सेंटर ऑफ मास अगर चेंज भी किया तो एक्स में करेगा, वाई में एफ नेट 0 हो जाएगा। सो देयर इज नो चेंज, नो टॉर्क एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, टॉर्क विच इज अपीयर्स ऑन ओनली, क्योंकि फोर्स जिधर लगेगा टॉर्क भी उधर ही होगा। तो टॉर्क, फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के तरफ, तो सेंटर ऑफ मास चेंज भी किए करेगा तो किधर करेगा, एक्स एक्सिस के तरफ। तो पहले हम सेंटर ऑफ मास ले आए, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसका लेंथ हम ले आए साइन थीटा से। अब बिल्कुल क्लियर रहे कि ये बाय हाइपोटेनस साइन थीटा से आपको क्लियरली दिख गया पी। अब ये 2:1, यानी इसको अगर 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि √3/2 को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसका 2 वाला जो पार्ट होगा, यानी कि ये जो लेंथ होगा ये L/√3 होगा, और नीचे वाला लेंथ जो होगा, यानी कि इसका जो 2 टाइम्स हुआ ये, और बाकी जो लेंथ हुआ ये आपका हो जाएगा 1/2√3। तो इससे जस्ट डबल है। ये टोटल लेंथ आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये तो ये लेंथ आपका आ गया, यानी सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है। दिस इज COM, सेंटर ऑफ मास। अब यहां तक बात समझ में आ गई कि फोर्स सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास अगर चेंज करता है, तो यहां से अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क वाई एक्सिस की तरफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स वाई एक्सिस की तरफ नहीं लग रहा है। फोर्स विच इज अपीयर ऑन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल लग रहा है। तो अब इस दोनों ऑब्जेक्ट की बात करें, तो अगर फोर्स इस पॉइंट पे बात करें तो ये लेंथ आपका है, तो सेंटर ऑफ मास हमको पता चल गया। तो टॉर्क अगर हम देखें, टॉर्क एट पॉइंट O, तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो ये लेंथ आपका हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या यहां से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी R क्रॉस F एट द पॉइंट O। तो R क्रॉस F दैट इज इक्वल टू, यहां से टॉर्क बराबर क्या होता है I इंटू अल्फा का। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आपका आ जाएगा, फोर्स आपको पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, यानी कि इस पॉइंट से यहां पे फोर्स लग रहा है BC पे, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इधर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये पूरा बड़ा वाला दैट इज √3/2l। तो यहां से अगर हम बात करें तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये रोटेट लिनियरली नहीं कर रहा है, ये रोटेट एंगुलर कर रहा है। सो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R क्रॉस F,
फोर्स इस पे F लग रहा है पैरेलल टू BC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा। ये पूरा लेंथ आपका क्या है, √3/2L दैट इज इक्वल टू LI। तो ध्यान से देखिए, ये तो फिक्स है, ये हिंज है तो ये फिक्स है, तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, इसके वजह से MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, आएगा इन दोनों के वजह से, क्योंकि रोटेट तो अल्टीमेटली ये तो रुका हुआ रहेगा, तो दोनों के वजह से इसको आप एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, सो दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपली mr²। इसको आप एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो इसका मास ml², यहां से डिस्टेंस, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो सिंपल सा बात है, रोटेट इस पॉइंट के अबाउट कर रहा है, तो टॉर्क एट द पॉइंट, इस पॉइंट ओ ने ए पे निकालते हैं, टॉर्क एट द पॉइंट ए, क्योंकि ए एक फिक्स पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज √3/L, फोर्स F लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और 2ml², क्योंकि ml² इसका और ml² इसका, सो MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml², क्योंकि यहां से लेंथ L, सो ml² plus ml², so this is 2ml² into alpha, so you can find the value of alpha, so alpha is F into √3/2L divided by 2ml², so this is your alpha, that is angular acceleration which moving through this। अब हम बात करते हैं इसका सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा, तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा यहां से। अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछा है कि x कंपोनेंट भी बताइए, y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो y कंपोनेंट में अगर पूछे कि फोर्स कितना होगा तो वही होगा जो पहले इनिशियली है, F नेट में जो आ रहा है। लेकिन अगर बात x कंपोनेंट की किया जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें x डायरेक्शन में, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस, तो y एक्सिस की तरफ फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, F नेट 0 हो जाएगा, तो F नेट 0 हो जाएगा, तो टॉर्क भी उसके पॉइंट के अबाउट नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें x कंपोनेंट की, तो अभी तक क्या हम निकाल लिए, अभी तक हम रिजल्टेंट निकाल लिए, और दूसरा यहां से एक्सेलरेशन निकाल लिए, वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन, कि किस रेट से ये रोटेट करेगा, तो रोटेट आपका इस अल्फा के थ्रू करेगा। अब अगर हम बात करें कि Fx के तरफ जो फोर्स लगेगा, तो Fx की तरफ फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे एक तो फोर्स F लग ही रहा है x एक्सिस की तरफ, जो कि क्लियरली मेंशन है कि पैरेलल टू BC एक फोर्स लग रहा है, और इस F नेट का कुछ कंपोनेंट भी तो इधर लगेगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो F नेट, यानी ये अगर x एक्सिस की तरफ हम बात करें, फोर्स इन x एक्सिस की तरफ देखें, तो एक फोर्स तो ऑलरेडी अपीयर हो रहा है, वो कैपिटल F, और दूसरा F नेट का x कंपोनेंट, तो ये बराबर हो जाएगा 3m, क्योंकि इस बार 3m हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अब हम टोटल को ले रहे हैं, तो Fx 3m इंटू फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां पे कौन सा होगा, a दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होता है, a दैट इज इक्वल टू r इंटू अल्फा। यहां से अगर बात करें फोर्स ऑन x कंपोनेंट, यानी फोर्स का x कंपोनेंट की अगर बात करें, तो एक कैपिटल F लग ही रहा था, और दूसरा F नेट का x कंपोनेंट, जो कि बराबर फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये रोटेट कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो यहां से r इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम ले आए हैं, तो यहां से 3m हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू यानी ACM सेंटर ऑफ मास। अब ACM की बात की जाए तो अल्फा का वैल्यू आपको पता है, और A होता क्या है, R इंटू अल्फा, और R का मतलब रेडियस। तो सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे आएगा, जो कि इस पॉइंट A से कितना डिस्टेंस पे होगा, यानी तीनों का सेंटर ऑफ मास अगर देखें M, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे लाई करेगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे करेगा, तो R का वैल्यू यहां से अल्फा तो आपको पता है, R का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो R जो है यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी AO,
ए ओ जो होगा ये आपका क्या करेगा, आर का वैल्यू, यानी कि ये रोटेट करेगा। मतलब समझिए कि ए बी सी treated as a single object that is 3m, m plus m plus m, that is 3m, and its acceleration, आप समझ सकते हैं कि तीनों ऑब्जेक्ट को हम एक ऑब्जेक्ट समझ लिए हैं और तीनों का जो मास है वो 3m है, और यहां से a से उसका जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, तो 2, यानी टोटल 2l/3 का अगर 2 पार्ट निकालेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा सिंपली l/√3। तो जो कि a से ये डिस्टेंस जो है क्या है आपका l/√3। तो आप ऐसा समझिए तीनों ऑब्जेक्ट को हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट लिए, फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इसमें हर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम से आपका हिंज का मतलब एफ नेट, सेंटर ऑफ मास, सारा का कंसेप्ट लगेगा कि फोर्स अगर एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास में भी चेंज सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि COM जो उसका सेंटर ऑफ मास है यानी AX कंपोनेंट सिर्फ चेंज करेगा। तो सिंपल सा बात है 3m और उसका एक्सेलरेशन r इंटू अल्फा, r का वैल्यू यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/√3 जो दिस इज अपीयर ऑन दिस, इसका 2 कंपोनेंट यहाँ पे 2:1 में रेशियो, 2:1 रेशियो में ये डिवाइड करता है जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। तो यहां से आपका आ जाएगा r का वैल्यू आपका आ जाएगा l/√3, यानी a से o के बीच में, यानी तीनों ऑब्जेक्ट को हम क्या समझ लिए हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट जिसका मास 3m है और वो रोटेट कर रहा है थ्रू ए पॉइंट इज हिंज। तो तीनों ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ले लिए दैट इज 3m, और उसका सेंटर ऑफ मास जो है y एक्सिस में तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि y एक्सिस में एफ नेट 0 है, सो एफ वाई दैट इज 0, सो वाई एक्सिस में तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज करेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा, दिस इज अ स्टिल कांस्टेंट दैट इज दिस, बट इन एक्स एक्सिस फोर्स अपीयर्स ऑन देम, दैट्स व्हाई इट्स सेंटर ऑफ मास चेंजेस, तो चेंज करेगा। तो 3m इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से आ जाएगा ये, यहां से डिस्टेंस l इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपको पहले से पता है, यहां से हम निकाल लिए। तो ये भी हम ए ही पॉइंट के अबाउट निकाले थे, ये भी हम, तो ये आपका √3/4 और l से l एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे m बच जाएगा और यहाँ पे l रह जाएगा। तो ये आपका आ गया a का वैल्यू, इससे √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा, यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा f/4m। ये आपका अल्फा का वैल्यू आ गया। तो अल्फा का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू, ए सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस, तो ये सारा चीज जो हम बात कर रहे हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ बात कर रहे हैं, सो दिस इज इन एक्स एक्सिस नॉट इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में तो यही कांस्टेंट रहेगा क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसमें सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करेगा। तो यहां से ACM का वैल्यू आपका आया f/4m, so m से m cancel, you will get the result that is 3/4f। तो ये आपका आ गया x कंपोनेंट का वैल्यू। तो यहां से आपका आ गया f कंपोनेंट का वैल्यू। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए x कंपोनेंट, तो y में तो कोई चेंज नहीं रहेगा, तो √3/m⍵²l रहेगा और ये आ गया √3 मतलब 3/4f, सो इट्स योर वैल्यू। अब ध्यान से देखिए x कंपोनेंट क्या होगा, तो ये आपका आ गया यहां से, और आपको पता है फोर्स इस पे F लग रहा था और ये आ गया, सिंपल सा बात है 3/4F, यानी इससे कम हो गया, यानी इसका x कंपोनेंट की वजह से, यानी कि अगर x के तरफ हम फोर्स देखें तो वो आपका क्या आ जाएगा -F/4। सो दिस इज योर आंसर कि x कंपोनेंट में फोर्स कितना बचेगा, तो 3/4F। सो और y एक्सिस में, तो y एक्सिस में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी कि टॉर्क भी नहीं लगेगा, टॉर्क लगा भी तो इधर लगा x एक्सिस की तरफ, इधर यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था, इसके अबाउट लग रहा था फोर्स, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2m, m प्लस m, इसको हम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए, तो ml² प्लस ml² दैट इज 2ml², तो यहां से अल्फा का वैल्यू लिए हैं। उसके बाद हम क्या किए, x एक्सिस की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तीनों का मास हम एक पॉइंट पे ले लिए और वो पॉइंट कौन सा है, ये O पॉइंट, और यहां से डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हिंज इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l/3, सो फोर्स
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा सिर्फ एक्स कंपोनेंट। तो यहाँ से एक्स सी एम यानी कि ए सी एम का वैल्यू ले लिए आर इंटू अल्फा, लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन। तो यहाँ से एफ बाई 4m आ गया, यहाँ से वैल्यू रख दीजिएगा तो 3/4f आ जाएगा। सो दिस इज एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट is a still constant that is √3ml²/4। और f का वैल्यू आपको पता है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा फोर्स का x कंपोनेंट, फोर्स का y कंपोनेंट, और दूसरा हिंज कितना फोर्स लगेगा है तो इतना लगाएगा। सो दिस इज बेसिकली दैट्स अ गुड प्रॉब्लम इंडीड। ये आपका सिमेट्री था तो ये थोड़ा आसान हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। सो दैट इज गुड। तो यहां से आपसे पूछ रहा है f का x कंपोनेंट, तो वो आपका क्या आ गया 3/4। तो यहां से आपका क्लियरली आ जाएगा जो कि आपसे पूछा है क्वेश्चन की x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट तो वही होगा क्योंकि y एक्सिस की तरफ फोर्स नहीं लगा। सो f प्लस f नेट का x कंपोनेंट दैट इज इक्वल टू 3/4f। सो इसका x कंपोनेंट अब निकालना आसान हो जाएगा, ये आपका जाएगा डिवाइड में। सो f नेट ऑफ x कंपोनेंट, यानी इसका अगर x कंपोनेंट की बात करें तो ये डिवाइड कर लेगा, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट किया तो 3/4f माइनस f दैट इज इक्वल टू माइनस, यानी कि f नेट का जो ये कंपोनेंट आएगा ये आपका आ जाएगा नेगेटिव साइन f/4, यानी ये आपका आया x कंपोनेंट। और y कंपोनेंट क्या आया, y कंपोनेंट आ गया √3f। ये आपका आ गया y कंपोनेंट और ये आपका आ गया x कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट ये है और y कंपोनेंट यानी x के तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव लग रहा है, यानी कि ये नेगेटिव है, यानी कि उसके अपोजिट लग रहा है, यानी x एक्सिस इधर है, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये नेट फोर्स की वजह से इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और कितना लग रहा है f/4x, यानी उसका 1/4 पार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि इसके एक्सिस इधर नहीं लग रहा है, इसके समझिए कि इधर लग रहा है फोर्स, यानी इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका अगर x कंपोनेंट की बात करें तो उसका x कंपोनेंट क्या आ गया -f/4, और अगर y कंपोनेंट दैट इज √3f। सो इंडीड इट्स अ गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन JEE 2002।